नाज़रीन की खिदमत में आरिफ रसाना की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम स्वीडन की जो सिटीज़नशिप है, शहरियत है, इसके हवाले से बात करेंगे। और ये व्लॉग उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिन लोगों ने अभी स्वीडन की जो शहरियत है, पासपोर्ट है, वो लेना है। जिन्होंने अभी अप्लाई किया हुआ है, उनका अभी फ़ैसला नहीं हुआ, या जिन लोगों ने आइंदा मुस्तकबिल में जो है वो स्वीडन की जो नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है, उन सब के लिए बहुत अहम होगा। और ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी जो है वो सिटीज़नशिप का जो सिविक टेस्ट है, मुआशरती उलूम का टेस्ट है, स्वीडन के बारे में जो टेस्ट है वो देना है। उसके हवाले से बात करेंगे। टेस्ट की मज़ीद जो तफसीलात हैं वो बताएंगे। ये इम्तहान कब होगा, सवाल इसमें कितने होंगे, किस किस्म की इसकी ज़बान होगी, स्वीडिश किस तरह की होगी, किन लोगों के लिए इम्तहान देना बहुत ज़रूरी है, अगर आप फ़ेल हो जाएं तो फिर आपके लिए क्या होगा, और इस इम्तहान की तैयारी किस तरह से करें। और इसी व्लॉग के आखिर में आपको मैं 10 वो मॉडल क्वेश्चंस जो हैं वो बताऊंगा कि किस तरह के सवाल आते हैं, कैसे वो 4 उसके जो है अल्टरनेटिव होते हैं, उनमें से आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, और उन 10 सवालों के जवाब भी जो है वो भी आप देख लेंगे। ये भी एक तरह की आपकी काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी। और इसके बाद बाकी जो इससे जुड़ी हुई तफसीलात हैं वो तमाम इस वक्त मेरे सामने हैं, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता जा रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि जो 6 जून के बाद स्वीडन में नया कानून बना है, उसमें जो सिविक टेस्ट है, स्वीडन के माशरे के बारे में टेस्ट है, वो देना जो है वो ज़रूरी है। और इसके अलावा स्वीडिश लैंग्वेज का टेस्ट है वो इससे अलग है। अब ये जो टेस्ट है, इसके हवाले से मैंने पहले भी एक व्लॉग बनाया था, उसका लिंक भी आपको आखिर में मिल जाएगा कि इसमें स्वीडन की सोसाइटी यानी मुआशरे, यहाँ के कवानीन, जमहूरियत, हकूक़, ज़िम्मेदारियाँ और रोज़मर्रा के निज़ाम के बारे में सवालात होंगे। और ये सवालात जो गोथनबर्ग यूनिवर्सिटी है उन्होंने तैयार किया, और इसके बाद स्वीडन की जो काउंसिल फॉर एजुकेशन है UHR, वो यानी इसका इंतज़ाम करेगी। और इस हवाले से जो पहला इम्तहान है वो 15 अगस्त को जो है वो सुबह 10 बजे स्टॉकहोम के इलाके जो एल्वखो मैसन है, जो स्टेशन के साथ है, पेंडल्थो के स्टेशन के साथ, वहाँ पे जो है वो होगा। और सुबह 8:10 पे वहाँ पे दरवाज़े खुल जाएंगे। इसलिए जो उम्मीदवार हैं उनसे कहा गया कि वो बर वक्त आ जाएँ, आके अपनी नशिस्त संभाल लें, अगर गाड़ी पार्क करनी है वो पार्क कर लें, अगर बाज़ का ट्रेन लेट भी हो सकती है, तो इसलिए वो बहुत पहले वक्त से आप वहाँ पे पहुँच जाएँ, और ताकि आपको वहाँ अपना इम्तहानी मरकज़ जो है उसको तलाश करने में या अपनी नशिस्त लेने में किसी किस्म की जो है वो दिक्कत ना हो। ये जो इम्तहान होगा ये मल्टीपल चॉइस होगा, यानी एक सवाल के 4 उन्होंने जवाब दिए होंगे, उनमें से सिर्फ एक ठीक होगा, वो आपने जो है वो टिक करना है। और ये 60 सवालात होंगे, और इन 60 सवालों में से आपने जो है वो जो दुरुस्त जवाब यानी 4 में से एक होगा उसको क्लिक करते जाएंगे। और इम्तहान के लिए उन्होंने काफ़ी जो है वो इनफ टाइम देना है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। ये 90 मिनट आपको टेस्ट के लिए देंगे, और इसमें जो है वो किसी किस्म की आपको दिक्कत नहीं होगी कि 90 मिनट में इस 60 सवालों को आपने जस्ट उन पर टिक करना है। इम्तहान जो है वो मुकम्मल तौर पे स्वीडिश ज़बान में होगा, लेकिन ये स्वीडिश बहुत मुश्किल नहीं होगी। ये B1 से A2 लेवल की जो स्वीडिश है, जो इन्होंने सिटीज़नशिप के लिए जो टेस्ट लेना है उसी नौइयत की होगी। तो जो लोग स्वीडन में जो लोग स्वीडिश ज़बान में बातचीत कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या ब्यूरोक्रेटिक किस्म की स्वीडिश नहीं है, आम स्वीडिश होगी। इम्तहान जो है ये कंप्यूटर पे नहीं होगा, जैसे यहाँ पे आप ड्राइविंग टेस्ट देते हैं वो कंप्यूटर पे होता है, तो कंप्यूटर पे नहीं होगा, बल्कि ये आपको पेपर्स की सूरत में दिया जाएगा, और उस पेपर को आपने जनाब हल करते जाना है। और उसमें आपको अपने साथ जो है वो अपना पेंसिल, रबर वगैरह ये लेके जा सकते हैं। शनाख्ती कार्ड आपका होना बहुत ज़रूरी है। शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड या पासपोर्ट या कोई भी आपके पास चीज़ हो, या अगर गैर मुल्की पासपोर्ट हो, ताकि वो आपकी शनाख्त कर सकें। कमरा इम्तहान में आप अपने साथ जो चीज़ें लेके जा सकते हैं, ये इस टेस्ट के लिए भी है और फ्यूचर के लिए भी, यानी ये सिर्फ 15 अगस्त वाला नहीं है, ये एक पूरा उन्होंने अब जो बना दिया है। तो जो लोग इसके बाद भी टेस्ट देंगे वो भी इंफॉर्मेशन को अपने जहन में रखें कि कमरा इम्तहान में आप एक पेंसिल लेके जा सकते हैं, रबड़ लेके जा सकते हैं, पेन लेके जा सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपने कोई पानी वगैरह पीना है
तो वो लेके जा सकते हैं, लेकिन खाने पीने की कोई चीज़ नहीं लेके जा सकते। हाँ, जिन लोगों को कोई डॉक्टर की तरफ से सर्टिफिकेट हो तो वो लेके जा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जा सकते। उसके अलावा लैपटॉप, टैबलेट, टेलीफोन, हेडफोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी आप लेके नहीं जा सकते। वो आपको वहीं बाहर रखना होगा, वहाँ उन्होंने जगह बनाई होगी, वहाँ पर रख लें। और जिन लोगों को किसी किस्म की माजूरी है देखने में या मतलब बाकी ADHD, डिसलेक्सिया, पढ़ने में दुश्वारी, वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट वगैरह दे सकते हैं। उसके लिए फिर उस तरह की वो सहूलत जो है वो दे देंगे। और ये अभी जो टेस्ट हो रहा है 15 अगस्त को, इसको अप्लाई करने की आखिरी तारीख़ जो है वो 1 जुलाई थी। तो इसलिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो माइग्रेशन एजेंसी के ज़रिए जिनको ख़त मिला है कि वो इम्तहान दें, बाकी लोग नहीं दे सकते। या आप इसमें जो है वो अब आप रजिस्टर अपने आप को नहीं करवा सकते। और मुस्तकबिल में भी ये यूनिवर्सिटी का इदारा माइग्रेशन के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो आपको लेटर आएगा तब आपने करना है, आप अपने तौर पे नहीं कर सकते। इम्तहान की तैयारी कैसे करें, ये सबसे बड़ा मसला है। इस पर पहले भी काफ़ी ज़्यादा बात मैंने की है, व्लॉग्स बनाए, आप वो भी देख सकते हैं, कुछ का लिंक इसके साथ मैं दे दूंगा। एक तो इन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने एक किताबचा भी बनाया स्वेरिया फोकस 48 सफ़े का, आप उसको देख लें, वो नेट पे मौजूद है। इसके अलावा जो मैं कहता हूँ कि जो रोज़ाना के अपडेट्स होते हैं, ख़बरें होती हैं, यहाँ के हालात हाज़िर होते हैं, इनसे आप इन टच रहें, इनसे आपकी मालूमात बनेगी। क्योंकि ये इम्तहान रटा बेस्ड नहीं है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए मैं एक मरतबा फिर आपकी जो है वो तवज्जो अपनी किताब वतन सानी की तरफ मबजूल करवाऊँगा, जो स्वीडन के बारे में है। और इसमें वो तकरीबन तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं काफ़ी हद तक, जो आपको ये टेस्ट में मददगार साबित होंगी। मुझे बहुत से लोगों का फ़ीडबैक आया जिन्होंने ये किताब ख़रीदी है और वो कह रहे हैं जी कि वाकई बहुत मुफीद है। और इसके आप देखें कि इसमें जो चैप्टर्स हैं स्वीडन के हवाले से, वो तकरीबन बहुत सी चीज़ों को जो है वो कवर किया गया है। तो ये भी आपके लिए मुआवन हो सकती है। अलावा जी आप बाकी जो वेबसाइट्स में चीज़ें हैं, मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है, वो ले। सरकारी तौर पे जो है वो गेस्ट पेपर्स वगैरह दस्तियाब नहीं है। ये भी एक आया है कि कई लोग जो है वो गेस्ट पेपर बेच रहे हैं, टेस्ट बेच रहे हैं और कह रहे हैं जी अगर आप ये पास करें, ये ले लें तो आप पास हो जाएगी। तो हुकूमत ने कहा जी कि ऐसा नहीं है। हाँ, आप अपने तौर पे इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो सारी कलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद यह है कि इम्तहान में जैसे मैंने पहले बताया कि स्वीडन की जमहूरियत के बारे में, स्वीडन की हुकूमत के बारे में, स्वीडन की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बारे में सवालात होंगे। शहरियों के हकूक़, यहाँ के जो कानून है, आज़ादी राय का, मजहबी आज़ादी का, जो प्रेस की आज़ादी का है, बच्चों के हकूक़ हैं, निज़ाम तालीम है, सेहत की सहूलियात है, टैक्स सिस्टम है, रोज़गार और लेबर है, माहौलियाती तरक्की है, अदालती निज़ाम, यूरोपीय यूनियन में स्वीडन का किरदार, UN में इंतखाबात, वोटिंग, ये सारी चीज़ें होंगी। यानी ये आप देखें कि रटा लगा के इम्तहान पास नहीं हो सकेगा। इसमें स्वीडन के जोग्राफिया के बारे में पूछ सकते हैं, स्वीडन के कितने 3 जो बड़े रीजन्स हैं, स्वीडन की जो बाकी जो कम्यून्स हैं उनके हवाले से सवाल हो सकता है, पार्लियामेंट के हवाले से सवाल हो सकता है, स्वीडन के जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं, स्वीडन का जो नॉर्वे के साथ यूनियन रही है, फिनलैंड के साथ रहा है, नेटो में स्वीडन जो गया है, UN में क्या है, ये चीज़ें जो हैं वो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इनको देखते जाएंगे तो आप आ जाएंगे। और इसके बाद जो लोग अगस्त में इम्तहान देंगे उनका नतीजा जो है वो तकरीबन अक्टूबर में आएगा। तो अक्टूबर में जाके उनको इल्म हो जाएगा कि उनके इम्तहान का नतीजा क्या था। अच्छा, इसमें यह कि अगर कोई इम्तहान में फ़ेल हो जाए तो उसे क्या करना होगा। तो फ़ेल हो जाए तो ये नहीं है कि फ़ौरी तौर पे उसकी सिटीज़नशिप की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसको दोबारा इम्तहान का मौका दिया जाएगा। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसमें कामयाब नहीं होते तब स्ट्रेस ना लें, आपको पता चल जाएगा इम्तहान क्या है, तो नेक्स्ट टाइम आप यकीनन उसको पास कर जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है, आप हिम्मत ना हारें। जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी इतना मुश्किल नहीं है, वो भी इसे मैं समझता हूँ कर जाएंगे जो लोग यहाँ 5-7 साल से रह रहे हैं। और आप इंफॉर्मेशन को देखते जाइए, जैसे मैंने कहा, तो आपको काफ़ी पता चल जाएगा। इसके बाद सवाल यह है कि अगले इम्तहानात कब होंगे। तो अगले इम्तहानात का भी कोई उन्होंने डेट नहीं दी। ये यूनिवर्सिटी जो इंतज़ामिया है और जो मिग्रेशंस जो है, ये दोनों मिलके फ़ैसला करेंगे और फिर लोगों को लेटर आ जाएगा। पॉसिबल ये है कि ऑटम में, ख़ज़ां में जो है वो ये इम्तहान होगा और इसमें वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको दस्तयाब हो सकेंगी।
तो मुमकिन है कि ये अगला इम्तहान जो है वो जो है ख़ज़ां में, ऑटम में जो है हो। इसके बाद मैं आपको कुछ मज़ीद मशवरे भी देना चाहूँगा, लेकिन उनकी तरफ जाने से कबल मैं आपको जो कहा था कि इस व्लॉग में 10 वो सवाल हैं नमूने के, मॉडल के, वो जो यहाँ पे आएंगे तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसमें ये होगा कि स्वीडन का जो 3 जुग्राफियाई ख़ित्ते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, स्टॉकहोम, स्कोने और नॉरबोटन, स्वीयालैंड, जोतालैंड और नॉरलैंड, और स्टॉकहोम, स्कोने और वेस्टर जोतालैंड, और वेस्ट्रा जोतालैंड, स्टॉकहोम और नॉरबोटन। अब इन्होंने पता क्या किया, जो जुग्राफियाई ख़ित्ते हैं इसमें इन्होंने रीजन्स को मिक्स किया है और इससे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रीजन्स और हैं और जो जुग्राफियाई ख़ित्ते और हैं, और जो 3 बड़े डिवीज़न है स्वीडन के वो अलग हैं। तो वो इसमें जो है वो बी, वो दुरुस्त जवाब है कि स्वीयालैंड, जोतालैंड, नॉरलैंड। स्वीयालैंड दरमियान वाला है, नॉरलैंड ऊपर है, और जो उसके बाद जोतालैंड जो है वो नीचे है। इसके बाद जनाब दूसरा सवाल यह है कि स्वीडन ने नेटो को कब ज्वाइन किया। तो ये तो इतना आपको मुश्किल नहीं होगा, आपको पता हाल ही में किया है। तो इसका जवाब ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें 2024 है। इसके बाद जनाब ये है कि स्वीडन में इलेक्शन जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं इनमें कौन वोट दे सकता है। तो ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि रीजन्स का, कम्यून का बाकी लोग भी दे सकते हैं। तो इसमें ये देखें जो सी ऑप्शन है वो दुरुस्त है कि जो स्वीडिश सिटीज़न जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो वो नेशनल इलेक्शंस में दे सकते हैं। यहाँ लफ्ज़ नेशनल इलेक्शन का, अगर वो कम्यून का या अगर वहाँ सवाल है जो रीजन्स का, तो फिर उसमें वो लोग भी दे सकते हैं जो स्वीडन में 3 साल से रह रहे हैं, अगरचे उनके पास बेशक नेशनलिटी ना हो। तो ये आप सवाल को देख लेना कि रीजनल है या कम्यून का है या जो है वो नेशनल है। इसके बाद जनाब ये है कि स्वीडन जो इस शुमाली ख़ित्ते में है, तो किन को जो है वो नॉर्थ यूरोप का जो इलाका है इसको क्या कहते हैं जिसमें स्वीडन है। तो इनमें जो उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं उनको आपको पता है कि ये इसको नॉर्डन कहते हैं। ये नॉर्डन में डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है और जो है वो आइसलैंड है। तो नॉर्डन को और स्कैंडिनेविया को मिक्सअप नहीं करना। स्कैंडिनेविया में सिर्फ 3 मुल्क हैं, वो हैं डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। तो जैसे मैंने कहा कि आप मेरे इन व्लॉग्स को देखते रहें, मैं आपकी काफ़ी तैयारी भी करवाता रहूँगा साथ साथ। इसके बाद जनाब 5वां सवाल ये आप देखें कि इसमें उन्होंने कहा जी कि जो हेल्थ सिस्टम है, ये 4 सवाल ये हैं, उसमें सवाल ये है कि जो हेल्थ का सिस्टम है इसको कौन कंट्रोल करता है। इसको जो है वो रीजन्स करती है, कैसे। तो इसमें चूँकि हेल्थ जो है वो रीजन्स के पास है, तो ये जो 4 सवाल हैं इनमें से जो ऑप्शन जो है वो ए वो दुरुस्त है कि हेल्थ केयर खुद वोट जो है वो रीजन्स के पास होती है। उसके बाद अगला सवाल यह है, छठा, कि स्वीडन का सरकारी मज़हब कौन सा है, ऑफिशियल रिलीजन। तो इसमें इन्होंने पहला सवाल है क्रिश्चियनिटी, दूसरा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, तीसरा है कि इस्लाम, बुद्ध मत और क्रिश्चियनिटी, और चौथा यह है कि स्वीडन का कोई सरकारी मज़हब नहीं है, ये सेकुलर स्टेट है। और यही जवाब दुरुस्त है कि स्वीडन एक सेकुलर स्टेट है, अगरचे अक्सरियत का मज़हब यहाँ पे जो है वो क्रिश्चियनिटी है, लेकिन स्टेट और चर्च का ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है और सरकारी मज़हब स्वीडन का कोई भी नहीं है। इसके बाद जनाब ये है कि स्वीडन की जो जेंडर इक्वलिटी पॉलिसी है इसके वाले से सवाल है, और इसमें अब 4 ऑप्शन है। अब इसमें से 2 दुरुस्त है, और 2 इसलिए दुरुस्त हैं कि उन्होंने डी में लिखा हुआ है बोथ सी एंड डी, अदरवाइज़ एक ही दुरुस्त होना, यानी सवाल एक ही दुरुस्त है लेकिन वो 2 ऑप्शन उसमें मिल के जो आपको दुरुस्त बनाते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन और मर्दों के जो हकूक़ हैं वो बराबर हैं, और वहाँ पे जो छुट्टी है बच्चों की वो दोनों माँ बाप जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद जनाब 8वां सवाल ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्वीडिश मॉडल क्या है। तो ये बड़ा जो है वो कम्प्रीहेंसिव किस्म का सवाल है। इसमें स्वीडिश मॉडल क्या है जी, कि स्वीडिश मॉडल से मुराद जो है यहाँ के जो प्री स्कूल, फोर स्कूला या डे केयर सेंटर वो है, या इससे मुराद ये है कि स्वीडन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो एक न्यूट्रल स्टेट के तौर पे था, या यहाँ पे जो जॉब की कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, उसके बाद यहाँ पे जो यूनियंस हैं उनके बाद जो एग्रीमेंट होता है क्या वो है, और या इसके बाद स्वीडिश उसको कहेंगे उस जो एक यहाँ ब्लू उसकी आइज़ हों और उसके ब्लॉन्ड हेयर हों वो है। तो इसमें
जो है वो सी ऑप्शन कि जहाँ पे जो काम के हवाले से यहाँ पे जो कंडीशंस बनाई गई हैं और इसमें जो जॉब देने वाला और यहाँ की जो यूनियन है वो मिल के एक एग्रीमेंट डिसाइड करते हैं जिसके तहत काम होता है। तो ये जनाब हो गया 8वें सवाल का। और इसके बाद 9वां सवाल, उसमें आप देखें कि उसके जो अपना स्वीडन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी पावर किसके पास है, उस कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे बनता है, यानी ताकत का सरचश्मा किधर है। तो क्या ताकत का सरचश्मा जो है वो किंग और क्वीन है, या जो वज़ीर आज़म होता है उसके पास है, या लोगों के पास है, या मतलब जो है वो जो बाकी जो सोसाइटी का ऑर्गन जैसे डी उसने कहा है। लेकिन इसका जो दुरुस्त जवाब है वो सी है, अवाम। यानी यहाँ पे अवाम डिसाइड करते हैं, वही अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। ताकत का सरचश्मा जो है वो हकीकी मानों में स्वीडन में अवाम है। और इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सवाल वो आ गया, लूसिया थोग ये क्या होती है। तो इसके उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। और आपको पता है कि लूसिया थोग जो है ये क्रिसमस से पहले एक ट्रेडिशन है, ये मैंने अपनी किताब पे इस पे तफसील से लिखा हुआ भी है। और वो जनाब सेंट लूसिया थी उसकी याद में मनाते हैं, स्कूलों में जॉब पे भी होती है। तो ये बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। इसी तरह सवाल फॉर एग्जांपल आपके पास मिड समर का आ सकता है, आपके पास उसका पोस्ट का क्वेश्चन आ जाए, 1 मई का क्वेश्चन आ जाए, या इससे रिलेटेड। तो इन 10 सवालों से आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा किस तरह के सवाल आने हैं। और इसी तरह का एक व्लॉग मैंने पहले भी बनाया, उसमें भी कुछ सवाल और स्लाइड्स मैंने दी हैं, उसको भी आप देख लें। तो इस तरह से काफ़ी हद तक आपकी तैयारी होगी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस हवाले से आती रहेंगी, मैं आपकी खिदमत में जो है वो पेश करता रहूँगा। और इसमें आखिर में आके जो है वो मशवरा ये है कि अगर जिनको लेटर आ चुका है इम्तहान देने के लिए, वो अभी से तैयारी करें। हर रोज़ कम से कम 1 घंटा वो पढ़ें, मुख्तलिफ़ चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते जाएं, अपने तौर पे सवाल तैयार करें, उनके जवाब दें और फोकस्ड रहें। और जब आपने जाना है तो अपनी स्वीडिश आईडी को, एक पेंसिल को, एक रबर को और पेन को साथ लेके जाएं, फ्रेश होके जाएं, आराम से जाएं, कोई मसला नहीं। अगर एक दफ़ा वो भी रह भी गया तो अगली दफ़ा आप कर लेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आप इसको पास कर जाएंगे। और जो लोग जा रहे हैं अभी 15 अगस्त को, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इम्तहान देने के बाद जो है वो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं किस तरह के पेपर से, सवालात किस तरह से थे, उनको जो है वो पेपर कैसा लगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। उससे दूसरे लोगों का भी जो है वो फ़ायदा और भला हो जाएगा। हमें एक दूसरे का भला करते रहना चाहिए, एक दूसरे की खैर के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी में भी आसानियाँ आएँ। अपना ख्याल रखिएगा। व्लॉग के हवाले से हमेशा की तरह अपना तबसरा ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।